हाय फ्रेंड्स, मैं राकेश सैनी पीसी क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आज का आपका गणित का पेपर सबका बहुत अच्छा रहा होगा और ईश्वर से यही दुआ करता हूं कि सबके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए और सब अच्छे नंबरों से पास हो। तो देखो, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए आपका जो आज का मैथ का पेपर था उसका संपूर्ण सॉल्यूशन। तो देखिए, हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे लिए क्या है? सूत्र निखिलम का प्रयोग करके 105 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सूत्र निखिलम द्वारा हमें 105 का वर्ग ज्ञात करना है। तो देखिए, सूत्र निखिलम द्वारा 105 का हम वर्ग ज्ञात करेंगे। तो दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। 105 का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले निखिलम सूत्र से आधार, उपाधार अंक और विचलन निकालेंगे। तो आधार कितना हो जाएगा 105 के लिए? 100, और उपाधार अंक कितना हो जाएगा? 1, और विचलन कितना हो जाएगा? 5। तो देखिए, सूत्र क्या होता है हमारे पास? उपाधार अंक ब्रैकेट में संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। तो देखिए, हमने यही सूत्र लगाया है यहाँ, उपाधार अंक फिर संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। तो यहाँ से 105 और 5 कितना हो गया? 110 ओब्लिक 5 का स्क्वायर 25। तो आधार हमारे पास कितना है? 100। तो आधार 100 है तो डबल जीरो है तो 2 अंक उतरेंगे, तीसरा हासिल में जाएगा तो 25 का 25 और 110 ऐसे कैसे? तो 11,025 फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारे पास। कितना हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर? 11,025। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास, निम्न समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। इस समीकरण का हमें हल ज्ञात करना है। तो मैं बात करूँ दोनों पक्षों में, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, दोनों पक्षों में क्या है? x+2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो जब दोनों पक्षों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है तो उस समीकरण का हल क्या होता है? उस उभयनिष्ठ गुणनखंड को ही हम क्या करते हैं? 0 के बराबर रख देते हैं। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? यहाँ x+2 दोनों तरफ आ रहा है तो x+2 को ही क्या कर देंगे? 0 के बराबर रख देंगे। कौन से सूत्र से? सूत्र शून्य साम्य समुच्चय से। तो x बराबर कितना आ गया? बोलिए। x बराबर हमारे पास आ गया -2। इसके बाद में मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया हुआ है? दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। हमें दो संख्याओं का क्या दिया हुआ है? गुणनफल। और हमें HCF भी दे रखा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? LCM ज्ञात करना है। मतलब मैं से दिया हुआ है, हमें ले से ज्ञात करना है। तो हमारे पास एक सूत्र होता है, या मैं ये कहूँ दोनों संख्याओं में और लैसे में से में एक संबंध होता है। क्या होता है? लैसे इंटू में से बराबर में दोनों संख्याओं का गुणनफल, अर्थात HCF इंटू LCM बराबर में दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो मैंने यही सूत्र लगाया, देखो यहाँ HCF इंटू LCM बराबर में दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो हमें किसका मान चाहिए यहाँ से? LCM का। तो HCF का भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? और HCF कितना है? 18। तो 18 का भाग लगा दिया और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना था? 12,960। तो 18 से हम 12,960 को काटेंगे, बोलो कितनी बार भाग जाएगा? 720 बार। तो LCM कितना आ गया? 720। इसके बाद में देखिए, हम बात करें क्वेश्चन नंबर, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 3 कोस 30 माइनस का 4 कोस क्यूब 30। इसका हमें क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। तो देखिए, 3 ऐसे कैसे और कोस 30 का मान होता है √3/2, माइनस ऐसे कैसे ही, ठीक है, माइनस ऐसे कैसे ही, और कोस 30 का मान कितना होता है? √3/2। तो क्यूब है तो √3/2 का क्या आ जाएगा? क्यूब। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये तो ऐसे कैसे ही, 3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3√3/2 माइनस ये वाली स्टेप की बात कर रहा हूँ मैं, तो इस स्टेप की बात कर रहा हूँ। 3√3 ये सॉल्व करेंगे तो, और √3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? √3 इंटू √3 इंटू √3, 3 बार गुणा करेंगे तो √3 पूरा 3 और एक √3 ऐसे कैसे 3√3 आ जाएगा, 3√3 आ जाएगा। यहाँ मैंने थोड़ा सा सॉल्व गलत कर दिया इस स्टेप में, ये यहाँ 3√3 आएगा, ये है ना 3√3, और मैंने यहाँ √2 लिख रखा है ना, तो आप थोड़ा सही कर लेना इसको, इस स्टेप को। 3√3/2 माइनस 3√3/2 आएगा, तो ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा हमारे पास? 0 आ जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूँ मैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है sec 36 में कोसेक 54। sec 36 में कोसेक 54। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की यदि मैं बात करूं,
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की मैं यदि बात करूं तो हमें क्या दिया हुआ है, सेक 36 बटे में कोसेक 54 माइनस का सेक 54 बटे में कोसेक 36। तो हम यहाँ से देखिए सेक 36 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 36 है तो सेक को अपन लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 36 है तो मैंने ये लिख दिया, इसको क्या लिख दिया मैंने, सेक को लिख दिया कोसेक 90 माइनस 36। और ये ऐसे कैसे, ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से कोसेक 90 माइनस 36, 90 में 36 गया तो कितना आएगा 54, तो कोसेक 54 बटे में कोसेक 54 कैंसिल हो गया, एक आ गया। ऐसे इधर भी क्या आ जाएगा, कोसेक 36 बटे में कोसेक 36 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, एक आ गया। तो एक में से एक जाएगा तो कितना आ जाएगा बोलो, एक में से एक जाएगा तो कितना आएगा, 0। इसके बाद में बात करूँ क्वेश्चन नंबर 6 की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ। हम जानते हैं कोई त्रिभुज है उसके शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, इन तीनों शीर्षों से जाने वाले वृत्त का केंद्र होगा और इन तीनों बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त के केंद्र को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज का परिकेंद्र। तो हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, इस त्रिभुज का परिकेंद्र होगा। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया ये। इसके बाद में बात करूँ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया हुआ है, 5 सेमी त्रिज्या दी हुई है, 5 सेमी त्रिज्या का कोई वृत्त दिया हुआ है तो उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये इसका केंद्र हो गया, इससे 13 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु है तो उस बिंदु से इस वृत्त पर जो स्पर्शरेखा खींच रही है ना ये पी है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो पाइथागोरस सूत्र से हम ज्ञात कर लेंगे और हमें पता होना चाहिए कि त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है तो यहाँ ये कोण कितने डिग्री का बनेगा, बोलिए 90 डिग्री का बनेगा क्या इस जगह। तो ये मैं बात करूँ पी ओ क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा क्या। तो यहाँ से देखिए हम सूत्र लगा देंगे त्रिभुज ए पी ओ में पाइथागोरस सूत्र से लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर में कर्ण स्क्वायर। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, लंब कितना है 5 और आधार कितना है पी ए और कर्ण कितना है 13। तो 13 का स्क्वायर 169 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, हमें पी ए का मान चाहिए तो पी ए स्क्वायर बराबर में कितना आ जाएगा 169 माइनस 25, यहाँ से पी ए स्क्वायर बराबर में आ गया 144, तो पी ए बराबर में कितना आ जाएगा √144 और 144 का वर्गमूल कितना होता है 12। तो बताइए पी ए कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। अतः बाह्य बिंदु से ये स्पर्शरेखा की लंबाई कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर आ गई। इसके बाद में बात करें हम क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें क्या दिया हुआ है, एक पासा दिया हुआ है तो पासे में 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता। हम जानते हैं पासे में 4 से छोटे अंक कितने होते हैं 3, 1 2 3। तो पासे में 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, प्रायिकता का सूत्र हमारे पास होता है अनुकूल स्थिति बटे में कुल स्थिति। तो अनुकूल स्थितियाँ कितनी है 3, भाई 4 से छोटा अंक चाहिए तो 4 से छोटा यानी 4 नहीं आना चाहिए, 4 से छोटे आने चाहिए 1 2 और 3। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी 3/6, 3 से कट गया तो बोलो कितना आ गया 1/2। तो पासे में 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/2, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बात करें पीयूसी का पूरा नाम पूछा था, पीयूसी का पूरा नाम क्या होता है, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, मतलब पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। अगर हिंदी में हम बोले तो प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, हिंदी में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र और अंग्रेजी में क्या होगा इसका, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 या सड़क सुरक्षा से रिलेटेड है। तो सड़क सुरक्षा से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो दिया हुआ क्या है, हमें एक कार दी हुई है जो पहले सिग्नल पर किसी हाईवे पे पहले सिग्नल पे 3 मिनट रुकती है, दूसरे सिग्नल पर पहले सिग्नल पे 6 मिनट में पहुंचती है तथा दूसरे सिग्नल पर 6 मिनट में पहुंचती है और तीसरे सिग्नल पर 9 मिनट में पहुंचती है। तो हमें ज्ञात करना है कि ये 13वें सिग्नल को कितने समय में पार कर लेगी, ये हमें ज्ञात करना है कि कार 13वें सिग्नल को कितने मिनट में पार कर लेगी। तो देखिए ये जो प्रश्न है ये समांतर श्रेणी से रिलेटेड है, क्योंकि देखो हर सिग्नल पे 3-3 मिनट का अंतर है, तो यहाँ सार अंतर समान है, तो ये समांतर श्रेणी वाले सूत्र से होगा, या समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। तो ए का मान कितना दिया हुआ है, ये मैं कहूँ पहला पद कितना दिया हुआ है 3, दूसरा पद कितना है 6, तीसरा पद कितना है 9। तो ए पी बन गई कि नहीं बन गई। तो अब मैं बात करूँ
ए पी बन गई है। तो ए का मान प्रथम पद कितना है 3, डी कितना है 3, 3 का अंतर है तो सार्वंतर भी कितना हो गया 3, और एन, एन का मान मतलब 13वां सिग्नल ज्ञात करना है हमें कितने मिनट में पार कर लेगी, तो एन का मान कितना हो गया 13। अब यहाँ से हमें क्या करना है 13वां सिग्नल कितनी मिनट में पार करेगी ये ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए 13वां पद ज्ञात करना पड़ेगा। तो 13वां पद क्या होता है किसी समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का 13वां पद ए 13 बराबर में ए प्लस 12d, या इससे भी कर सकते हैं हम ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 13वां पद ये होता है समांतर श्रेणी का ए प्लस 12d। तो यहाँ से हम मान रख देंगे, ए का मान 3 है और 12 इंटू डी का मान भी 3 है। 12 3 कितना हो गया 36, 36 और 3 कितना हो गया 39। अतः वह कार 13वें सिग्नल को 39वें मिनट में पार कर लेगी। इसके बाद में देखिए ये 10 क्वेश्चन थे एक एक नंबर के। अब बात करते हैं भाग ब की। भाग ब में प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा, भाग ब में प्रत्येक प्रश्न होगा 2 नंबर का, और भाग ब कहाँ से कहाँ तक है 11 से लेके 14 क्वेश्चन तक है ना, सॉरी 11 से लेके 15 क्वेश्चन तक, 5 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के, ठीक है। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे, या मैं ये कहूँ भाग ब का फर्स्ट क्वेश्चन या 11वां क्वेश्चन क्या है, सूत्र प्रावर्त्य से हमें क्या ज्ञात करना है, भागफल ज्ञात करना है, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है ना। तो सूत्र प्रावर्त्य से भागफल और शेषफल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दो ऊर्ध्वाधर लाइन खींचते हैं और एक क्षैतिज लाइन खींचते हैं। दो तो ये ऊर्ध्वाधर लाइन और एक ये क्षैतिज लाइन, ठीक है। 2 ऊर्ध्वाधर लाइन और एक क्षैतिज लाइन खींच दी मैंने। फिर यहाँ संख्याओं को रखेंगे, तो ये 100 आधार और उपाधार आधार चुन लेते हैं। आधार कितना है इसका, भाजक देखो 123 है तो आधार कितना आ जाएगा 100, और विचलन कितना आ जाएगा -23, क्योंकि 100 में से घटाना है हमें संख्या को तो माइनस का 23 आएगा। अब हमें इन अंकों को जमाना है, तो आधार में 2 जीरो है तो भाज्य के 2 अंक आएंगे तो 85 आ गया, बाकी के सारे अंक आएंगे मध्य के खंड में, और हम विचलन को यहाँ रखते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, आपको सबको पता होगा कि इस प्रथम अंक ऐसे कैसे उतारते हैं, फिर इस प्रथम अंक से गुणा करके इनको लिखते हैं ऐसे, फिर इसको ऐड करते हैं, फिर गुणा करके लिखते हैं। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 121, तो इसका भागफल आ जाएगा और ये इसका शेषफल आ जाएगा 0.2। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि 7/80 कोई भिन्न दी हुई है, तो ये भिन्न या इस भिन्न का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा या अशांत होगा, ये हमें पता करना है। इसका दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का होगा या शांत होगा, या अशांत आवृत्ति का या अनावर्ती का होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब किसी संख्या का दशमलव प्रसार हमें ज्ञात करना है बिना विभाजन प्रक्रिया के, तो हम क्या करते हैं इसके हर को देखते हैं। तो हर के अभाज्य गुणनखंड यदि 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के हैं तो दशमलव प्रसार कैसा होगा शांत, और हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के नहीं है तो दशमलव प्रसार कैसा होगा अशांत। तो देखिए इस संख्या का हर देखो कितना है 80, तो 80 के यदि हम अभाज्य गुणनखंड करें, 80 के हम क्या करें, 80 के यदि हम अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या आएगा, 80 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए, क्या आ गया 2 की घात 4 इंटू 5, तो देखो 2 और 5 ही तो आ रहा है, 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका हर के अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं देखो। तो इस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा शांत। आ गया होगा यहाँ तक समझ में। इसके बाद में हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है 14 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है, तो वृत्त के लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई ज्ञात करो। तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, θ/360 इंटू 2πr। तो देखिए सूत्र लगा देंगे, चाप की लंबाई का सूत्र होता है θ/360 इंटू 2πr। ये सूत्र लगा दिया मैंने, सूत्र में मान रखे। तो बताइए लघु त्रिज्यखंड में बनने वाले चाप की लंबाई कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी ईजी था। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर हमें 14 में दिया हुआ है एक शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर है, व्यास दिया हुआ है ना, और त्रियक ऊंचाई 25 मीटर है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr ब्रैकेट में r+l, और हमें सारी चीज़ें दी हुई है। इसका व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या निकाल ली, और इसकी ऊंचाई दी हुई है, मान रख देंगे। पाई का मान 22/7, r का मान 7, और ब्रैकेट में 7 + 25 सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो 22, और ब्रैकेट में 7 + 25 कितना हो गया 32, 32 इंटू 22 कितना हो जाएगा बोलो 704, और ये क्या है क्षेत्रफल है तो क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, ठीक है।
यह आ गया होगा इसका आंसर 704 आ गया होगा समझ में। इसके बाद में हम बात करें 15वें क्वेश्चन की। 15वां क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? 15वां क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एक सीधे व 8 मीटर ऊंचे खंभे के शीर्ष पर सीसीटीवी कैमरा इस प्रकार लगाया गया है कि 10 मीटर दूरदृष्टि रेखा के आगे यातायात देखा जाता है। खंभे के चारों ओर परछाई द्वारा निर्मित वर्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये कह रहा 10 मीटर दूरदृष्टि रेखा के आगे यातायात देखा जाता है। तो सीसीटीवी कैमरे से, ये सीसीटीवी कैमरा है, यहाँ ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो यहाँ से ये हो गई दूरदृष्टि रेखा, ठीक है। और ये पोल के में ऊंचाई दे दी, तो हमें ये आधार पता लग जाइए। तो इसके चारों तरफ एक अर्धदर्शनीय वर्त बनेगा कि नहीं बनेगा, इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ये वाला। तो ये त्रिज्या ज्ञात कर ले हम, क्या ज्ञात कर ले, ये त्रिज्या आर ज्ञात कर ले। तो ये किससे ज्ञात करेंगे? पाइथागोरस सूत्र से। कितनी आ जाएगी? देखो 6 आ गई, और 6 आ गई तो ये व्रत बन रहा है, इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? व्रत है तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 इंटू 6 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 113.14 मीटर स्क्वायर आ गया होगा। यहाँ तक समझ में ये क्वेश्चन भी। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 16 और भाग सी का प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का होगा, ध्यान रखना। तो इसका फर्स्ट ही क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है भाग सी का, यहाँ मैं बात करूँ 16वां क्वेश्चन, हमें एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है। तो इस द्विघात समीकरण के सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करने हैं? शून्यंक, और शून्यंक ज्ञात करके इसके शून्यंक और गुणनकों में संबंध की सत्यता की हमें क्या करनी है? जांच करनी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16, मैं इसके गुणनखंड करूँगा तो क्या आ जाएगा? ये देखिए, ये हमारे पास द्विघात बहुपद है, इसके गुणनखंड किए मैंने, गुणनखंड करते ही आ गए इसके शून्यंक, x बराबर 5 और x बराबर -3। अब शून्यंक और गुणनकों में संबंध क्या होता है? शून्यंकों का योग बराबर क्या होता है? माइनस का बी अपोन ए। शून्यंकों को हम अल्फा बीटा से दर्शा देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या आ जाएगा? -b अपोन ए। तो -b का मान कितना है? देखो b का मान है -2, b यानी x का गुणांक, ठीक है। -2 अपोन ए का मान कितना है? 1। सॉल्व किया हमने, कितना आ गया? 2 आ गया। ऐसे शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यंकों का गुणनफल होता है c अपोन ए। c का मान कितना है? -15 यहाँ रखेंगे, बटे में a का मान 1 है ही, तो कितना आ जाएगा बोलो? -15 आ जाएगा। क्या आ गया होगा? ये भी समझ में। शून्यंकों का ये संबंध की सत्यता की जांच कर दी हमने शून्यंकों और गुणनकों में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है समांतर श्रेणी से हमें दूसरा और तीसरा पद दे रखा है। दूसरा पद 24 है और तीसरा पद 28 है। तो दूसरा और तीसरा पद दे रखा है, मतलब a2 और a3 दे रखा है। तो a2 बराबर तो कितना? a2 बराबर 24 और a3 बराबर 28। अब मैं बात करूँ d की, तो d क्या होता है? अगला पद माइनस पिछला पद। तो तीसरे पद में से दूसरे पद में से पहले पद को घटाओगे तो डी आता है, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाओगे तो भी डी आएगा, चौथे में से तीसरे को घटाओगे तब आएगा डी। तो या तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा दूंगा तो डी आएगा कि नहीं आएगा? तो डी का मान देखिए 4 आ गया। क्या डी का मान हमारे पास आ गया 4। तो मैं बात करूँ a2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? दूसरे पद को a प्लस डी बराबर में कितना? 24। तो यहाँ से a प्लस डी का मान मैंने रख दिया। डी का मान कितना था मेरे पास? 4। तो a प्लस 4 बराबर में 24, तो a बराबर में बोलो कितना आ गया? 20 आ गया। क्या? तो पहला पद भी आ गया और d भी आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? 61 पदों का योगफल, इसके प्रथम 61 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो 61 पदों का योगफल यानी SN योग ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी के पदों के योग का सूत्र क्या होता है? SN बराबर में n/2। ये सूत्र होता है कि नहीं होता? SN बराबर में n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू डी। इसमें सारे मान रख के यदि हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 8540। अतः इसके 61 पदों का योगफल कितना हो जाएगा? 8540। इसके बाद में बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा के कारण टूट जाता है, और टूट के और उसका जो शीर्ष है ना, ऊपरी भाग, वो ज़मीन को किसी स्थान पर छूने लगता है, और उसके साथ ज़मीन के साथ धरती के साथ कितने का कोण बनाता है? 30 का कोण बनाता है। तो तेज हवा में पेड़ ज़मीन से कितनी ऊंचाई से टूटा? हमें ये ज्ञात करना है कि वह पेड़ किस ऊंचाई से टूटा, मतलब हमें ये h ज्ञात करना है। देखिए दिख रहा होगा तुम्हें क्वेश्चन, डायग्राम को देखो ढंग से। ये जैसे पेड़ था, ये मान लेते यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूटते ये वाला भाग इधर नीचे आएगा कि नहीं आएगा? तो ये ज़मीन के साथ कितने का कोण बना रहा है? या 30 का कोण बना रहा है, ठीक है। यहाँ तक आ गया होगा समझ में। अब पेड़ की टोटल ऊंचाई कितनी थी? ये 12 है कि नहीं है? यहाँ से यहाँ तक। अब 12 में से मैं मान लेता हूँ मैंने मान लिया पेड़ h ऊंचाई से टूट रहा है, h ऊंचाई से टूट गया पेड़।
मतलब यहाँ से टूट गया तो ये पूरी 12 है, तो 12 में से ये h निकल गई, तो ये 12 माइनस एच आएगी कि नहीं आएगी, और ये 12 माइनस एच ही इधर आ रही है। ठीक है, आ गया होगा यहाँ तक समझ में। तो अब मैं बात करूँ, मेरे को क्या 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 लाना है, एच का मान ज्ञात करना है। तो मेरे को कौन कौन सी भुजाएं दे रखा है, एक तो ए बी और एक ए सी, मतलब ए बी और ए सी में ही तो है एच का मान, और एच का मान ही मेरे को ज्ञात करना है, और ए बी और ए सी में ही एच है। एच का मान यदि आ जाए तो मेरे को पता लग जाएगा कि पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा है। तो मैं देखो बात करता हूँ, ये 30 डिग्री का कोण है, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और ये कर्ण है। तो लंब और कर्ण कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, साइन में। तो यहाँ साइन वाला अपन त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे। तो साइन 30 बराबर में क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन 30 बराबर में, देखिए मैंने लिखा है साइन 30 बराबर में लंब बटा कर्ण। तो लंब कौन सा है, ए बी, और कर्ण कौन सा है, ए सी। अब हम सॉल्व कर लेंगे। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 बराबर में ए बी कितना है, एच, और ए सी कितना है, 12 माइनस एच। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे वज्र गुणा करके, 12 माइनस एच बराबर में ये 2 इधर चला जाएगा, 2h, एच वाले पद एक साइड और अचर पद एक साइड। तो 3h बराबर में कितना आ गया, 12, तो h बराबर में कितना आ गया, 12/3। मतलब 3 से काटेंगे 12 को कितनी बार में, 4 बार में। अतः पेड़ 4 मीटर की ऊंचाई से टूटता है। आ गया होगा क्वेश्चन समझ में। इसके बाद में हम बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की। 19वां क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, 19वां क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ए की आधार BC पर दो त्रिभुज ABC एवं DBC बने हुए हैं, यदि AD व BC परस्पर O पर प्रतिच्छेद करें। ठीक है, यहाँ से ये चतुर्भुज बन जाएगा ऐसे। तो AD और BC एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, दिख रहा होगा आपको, ये O पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहाँ O पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं इस जगह। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर में कितना होगा, AO बटे में DO। ये सिद्ध करना है। तो देखिए इसको सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दिया हुआ है भाई ए के आधार BC पर ABC और DBC दो त्रिभुज बने हुए, लिख लेंगे यहाँ दिए हुए में। अब सिद्ध हमें क्या करना है, ABC का क्षेत्रफल बटे DBC का क्षेत्रफल बराबर में AO बटे में DO। अब इसके लिए हमें थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी। ये ए है ना, बिंदु ए से हमें BC पे लंब डालना पड़ेगा, और D से भी BC पे लंब डाल देंगे। तो ए से BC पे लंब डाला मैंने AM, और D से BC पे लंब डाला मैंने DN। देख रहे होंगे आप, ये लंब डले हुए हैं दोनों, डायग्राम में भी दिख रहे होंगे ये दोनों। ठीक है, अब मैं इन दोनों त्रिभुजों को ले लेता हूँ, AMO त्रिभुज, AMO इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुजों को मैं लेऊँ और इनको समरूप कर दूँ। तो ABC का देखो, ये कोण 90, AMO बराबर में DNO, और ऐसे ही ABC सॉरी AMO, ABC नहीं AMO और DNO में, दोनों में दो दो कोण बराबर हो गए, दिख रहे होंगे तुम्हें। तो ए समरूपता गुणधर्म से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, और समरूप त्रिभुजों की हम जानते हैं संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AM बटे में DN बराबर में क्या आ जाएगा, AO बटे में DO। यहाँ तक आ गया होगा समझ में। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DBC के क्षेत्रफल का अनुपात ले लेते हैं। तो यहाँ हमने त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC के क्षेत्रफल का अनुपात ले लिया। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2, आधार मैंने क्या ले लिया, BC, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, आधार BC ले लिया तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, AM हो जाएगी क्या। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है ना, BC इंटू AM। ऐसे DBC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार, इसमें मैंने BC लिया है तो ऊंचाई कौन सी हो जाएगी, DN। तो ये DN 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, BC से BC कैंसिल हो गया, तो AM बटे में DN आ गया, AM बटे में DN आ गया। अब समीकरण 1 से हम मान रख देंगे AM बटे DN की जगह, तो हम क्या रख सकते हैं, AM बटे DN की जगह तो हम रख सकते हैं AO बटे में DO। अतः ये सिद्ध हो गया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर में AO बटे में D। इसके बाद में बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या दिया हुआ है, दी गई आकृति में चतुर्भुज ABCD में AB बराबर AC बराबर AD हो तो सिद्ध कीजिए कि कोण BAD बराबर में दो कोण BDC प्लस कोण CBD। मतलब हमें सिद्ध करना है कि कोण BAD बराबर में दो ब्रैकेट के अंदर कोण BDC, ये सिद्ध करना है हमें। ठीक है, तो ये सिद्ध करने के लिए हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा, हम जानते हैं कि वृत्त के किसी चाप द्वारा या किसी जीवा द्वारा केंद्र पे बना कोण उसकी परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। केंद्र पे बनने वाला कोण हमेशा दुगना होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा,
यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, देखना मैं ले लेता हूँ चाप मैंने ले लिया कौन सा, ये ले लिया मैंने BC चाप ले लिया, ठीक है, ये BC चाप ले लिया। तो BC चाप द्वारा केंद्र पे तो ये कोण बन रहा है, और इस BC चाप द्वारा शेष परिधि पे इधर ये कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो मैंने कहा केंद्र पे बनने वाला कोण दुगना होता है परिधि पे बनने वाले कोण का। तो देखो केंद्र पे कौन सा कोण बन रहा है, BAC। तो कोण BAC बराबर में क्या आ जाएगा, दो कोण BAC बराबर में क्या आ जाएगा, कोण BAC बराबर में आ जाएगा दो कोण DBC। इसी प्रकार ये CD चाप द्वारा, CD चाप की मैं बात करूँ, इसके द्वारा ये केंद्र पे बनने वाला ये कोण, और इस CD चाप द्वारा ही ये शेष परिधि पे ये कोण बन रहा है। तो ये कोण इस कोण का दुगना होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से इसी प्रकार ये आ जाएगा समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को यदि मैं जोड़ दूँ, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, कोण देखिए कोण BAC प्लस कोण CAD बराबर में दो कोण BDC प्लस दो कोण CBD। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसमें दो कॉमन आ जाएगा, इधर दो कॉमन आते क्या हो जाएगा, दो कॉमन आ गया। तो कोण BDC प्लस कोण CBD, ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इधर, और इधर क्या आ जाएगा BAC प्लस CAD। देखो BAC प्लस CAD, तो ये पूरा कोण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो, इन दोनों कोणों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा क्या, कोण BAD, ठीक है। तो ये पूरा कोण आ जाएगा इन दोनों को जोड़ते ही, तो ये सिद्ध हो जाएगा। आ गया होगा यहाँ तक समझ में। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21 हमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC की भुजा BC को एक वृत्त बिंदु P पर बाह्य स्पर्श करता है तथा अन्य दो भुजाएं AB और AC को आगे बढ़ाने पर क्रमशः Q और R पर स्पर्श करती है। तो सिद्ध कीजिए कि AQ बराबर में 1/2 ब्रैकेट के अंदर AB प्लस BC प्लस CA, ये सिद्ध करना है हमें। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बना लेंगे। हमें एक वृत्त दिया हुआ है, इस वृत्त पे कोई त्रिभुज दिया हुआ है, इस त्रिभुज की भुजा BC किसी वृत्त को स्पर्श करती है बिंदु P पर, दिख रहा होगा तुम्हें ये स्पर्श कर रही है यहाँ। अब इसकी जो AB भुजा है, AB भुजा को आगे बढ़ाया मैंने, AC भुजा को आगे बढ़ाया, तो ये भी Q और R पे स्पर्श कर रही है कि नहीं कर रही। ये डायग्राम बन गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब हम जानते हैं बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। तो ये बाह्य बिंदु हो गया क्या, तो इससे स्पर्श रेखाएं खींच रहा हूँ मैं AQ और AR, ये दोनों बराबर होगी कि नहीं होगी। ये प्रमेय है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती है, बराबर होती है। तो AQ देखिए क्वेश्चन नंबर 21 सिद्ध करना है हमें AQ बराबर में, सिद्ध में क्या करना है, AQ बराबर में 1/2 ब्रैकेट के अंदर AB प्लस BC प्लस CA। तो हम जानते हैं बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। तो यहाँ से ये समीकरण 1 आ गया, बाह्य बिंदु A हो गया, तो ये AQ प्लस AR होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार BB इस वृत्त के लिए बाह्य बिंदु है कि नहीं है, BB इस वृत्त के लिए बाह्य बिंदु है, तो मैं कहूँ BQ और BP बराबर होगी कि नहीं होगी, और ऐसे ही CR और CP बराबर होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये भी बाह्य बिंदु है। तो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींच रही है, दोनों ये बराबर होगी कि नहीं होगी। तो समीकरण 3 और 2 और 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं AQ प्लस AR, AQ और AR दोनों स्पर्श रेखाओं को जोड़ता हूँ। तो AQ प्लस AR बराबर में, अब मैं AQ को क्या लिख सकता हूँ, देखो AQ को मैं लिख सकता हूँ AB प्लस BQ। तो AQ की जगह मैंने लिख दिया AB प्लस BQ। ऐसे ही AR की जगह मैं क्या लिख दूंगा, AC प्लस CR। अब समीकरण 1 2 3 से मान रख देंगे। AQ तो ऐसे कैसे, क्योंकि हमें LHS में AQ चाहिए। देखो तो इस AR की जगह मैं क्या रख दूंगा, AQ, क्योंकि समीकरण 1 से AQ बराबर AR एक नहीं है। इसी प्रकार AB हमें चाहिए ऐसे कैसे, BQ की जगह मैं क्या रख दूंगा, BP, और AC ऐसे कैसे, और CP की जगह मैं क्या रख दूंगा, CR की जगह मैं क्या रख दूंगा, CP। यहाँ तक आ गया होगा समझ में। अब हम क्या कर देंगे, दो AQ हो गया क्या। इसके बाद में इधर देखिए AB प्लस AC तो ऐसे कैसे ही, और ये BP और CP को जोड़ेंगे। तो BP और CP देखो, ये BP और ये CP क्या हो जाएगा, पूरा BC हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आ गया होगा यहाँ तक समझ में। तो ये आ गया AB प्लस BC प्लस AC, और ये दो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो AQ बराबर में 1/2 AB प्लस BC प्लस AC, ये सिद्ध हो गया। आ गया होगा ये क्वेश्चन भी समझ में। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 22।
देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में हमें क्या करनी है, रचना करनी है। हमें क्या बनाना है, सबसे पहले तो एक त्रिभुज बनाना है ABC, जिसमें BC कितनी है 6 सेमी, AB कितनी है 5 सेमी, और कोण B बराबर में कितना है 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम BC भुजा खींच लेंगे। सबसे पहले हमने BC भुजा खींच ली। फिर बिंदु B पर 60 डिग्री का कोण बना लेंगे प्रकार की सहायता से। ये 60 डिग्री का कोण बना लिया। अब फिर B से A बिंदु कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो प्रकार में 5 सेंटीमीटर का चाप भर के B पे रख के और इधर इस रेखा पे काट देंगे। इधर आगे ये काट दिया हमने चाप, और फिर A को किससे मिला देंगे, हम C से मिला देंगे। तो ये हमारा त्रिभुज बन जाएगा ABC। अब हमें क्या करना है, इसके परिगत वर्त खींचना है। तो परिगत वर्त खींचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भुजाओं का लंब समद्विभाजन करना पड़ेगा। तो ये मैंने BC भुजा का लंब समद्विभाजन किया। पहले तो प्रकार को आधे से ज़्यादा खोल के एक चाप इधर और एक चाप इधर सॉरी, फिर ऐसे B से एक चाप इधर और एक चाप इधर, इसको मिला दिया। ये BC भुजा का लंब समद्विभाजक हो गया। ऐसे मैंने AB भुजा का लंब समद्विभाजक खींच लिया, एक चाप इधर और एक इधर। ऐसे यहाँ से एक इधर और एक इधर। ये AB भुजा का लंब समद्विभाजक आ गया। ये लंब समद्विभाजक इस बिंदु पे काट रहे हैं। ये लंब समद्विभाजक बिंदु ऊपर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, परिकेंद्र आ गया। अब इस परिकेंद्र से किसी भी एक शीर्ष की दूरी लेके और हम परिगत वृत्त खींच देंगे। तो इसके रचना के पॉइंट आप लिख लोगे ऐसे कैसे। सर्वप्रथम हमने BC एक 6 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचा। फिर बिंदु B पर 60 डिग्री का कोण अंतरित किया। फिर ये कोण ये जो कोण है ना 60 डिग्री का, इस पे B से 5 सेंटीमीटर का चाप काटे, उस बिंदु को अंकित किया, A को C से मिलाया। फिर BC भुजा का हमने लंब समद्विभाजन खींचा, AB भुजा का लंब समद्विभाजन खींचा। दोनों लंब समद्विभाजक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। फिर बिंदु O से किसी भी एक शीर्ष की दूरी लेकर उस त्रिज्या का हम क्या खींच देंगे, वृत्त खींच देंगे। वही हमारा क्या कहलाएगा, त्रिभुज ABC का परिगत वृत्त कहलाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, हमें एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सिंपल है क्वेश्चन। R दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है। R कितना दिया हुआ है 21 और थीटा कितना दिया हुआ है 90। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू में पाई r स्क्वायर माइनस r² बटा 2 साइन थीटा। ये होता है सूत्र लघु वृत्तखंड का। ठीक है, इस सूत्र में मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया होगा ये भी समझ में। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है हमें, एक गोले को पिघलाकर, एक 9 सेमी त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई के कितने बेलन बनाए जा सकते हैं। तो एक गोले को पिघलाकर क्या बना रहे हैं, हम बेलन बना रहे हैं। अब कितने बेलन बना रहे हैं पता नहीं, तो मान लेंगे n बेलन बन रहे हैं। कुछ तो बेलन बन रहे हैं, तो इस गोले को पिघला कर ही तो बना रहे हैं बेलन। तो इस गोले का आयतन उन बेलनों के आयतन के बराबर होगा कि नहीं होगा, और हमें पता नहीं बेलन कितने बन रहे हैं। तो हम मान लेंगे गोले को पिघलाने पर कितने बेलन बनते हैं। ये मैंने मान लिया भाई, इस गोले को पिघलाने पर कितने बेलन बनते हैं, n बेलन बनते हैं। तो इन n बेलनों का आयतन बराबर में होगा कि नहीं होगा, गोले के आयतन के बराबर में। तो n बेलनों का आयतन n इंटू पाई r स्क्वायर h, बेलन का आयतन होता है ना पाई r स्क्वायर h, तो n इंटू पाई r स्क्वायर h, और गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ से हम यदि n का मान चाहिए हमें, तो पाई से पाई को तो पहले कैंसिल कर देंगे, n का मान चाहिए तो r स्क्वायर h का भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो 4r क्यूब बटे में 3r स्क्वायर h, सबको सारी वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो n का मान कितना आएगा 18। अतः इस गोले को पिघलाने से 18 बेलन बनेंगे। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 प्रायिकता का प्रश्न है। हमें एक थैले में 5 सफ़ेद 2 लाल और 3 काली गेंदें दी हुई है। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है कि पहला प्रश्न है इसमें गेंद सफ़ेद है, तो सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। थैले में टोटल गेंदें कितनी है 10 और उनमें से सफ़ेद कितनी है 5। तो अनुकूल स्थिति बटे में कुल स्थिति, अनुकूल स्थितियाँ कितनी है 5 और कुल स्थितियाँ कितनी है 10। तो सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता बोलो कितनी हो जाएगी, सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता हो जाएगी 5/10 अर्थात 1/2 कैंसिल करेंगे तो। ऐसे लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो थैले में लाल गेंदें कितनी है 2 बटे में कुल गेंदें कितनी है 10, तो कितना आ जाएगा 2 से कैंसिल हो गया 1/5। इसी प्रकार काली गेंद आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 3/10। आ गया होगा ये क्वेश्चन भी समझ में। इसके बाद में प्रश्न हमें दिया हुआ है, ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है हमें किसको, ये 2 रैखिक समीकरण दे रखे हैं। इन दोनों रैखिक समीकरणों को हमें आलेखीय विधि अर्थात ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व कर लेंगे हम समीकरण 1 और 2 से। हम 2 टेबल बना लेंगे, समीकरण 1 और 2 से 2 टेबल बना लेंगे। 2 टेबल बना के और फिर उनका ग्राफ खींच लेंगे। सिंपल है, ये प्रश्न भी आप कर लोगे। तो ग्राफीय विधि से इस समीकरण का हल कितना आ गया, अतः लास्ट में लिख देंगे, अतः समीकरण का हल x बराबर में तो कितना
5 और y बराबर में कितना 0 आएगा। ठीक है, x बराबर में 5 और x बराबर में 5 और y बराबर में कितना आएगा 0 आ गया होगा समझ में। लास्ट में हम लिख देंगे ये ग्राफ बना के। अतः समीकरण युग्म का हल x बराबर 5 तथा y बराबर क्या हो जाएगा 0। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन था ये, देखिए। इसके बाद में हमें दिया हुआ था त्रिकोणमिति का प्रश्न है सिद्ध करने वाला। अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए बराबर में 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए, ये सिद्ध करना है। तो LHS ले लेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे, इसका परिमेकरण कर देंगे। परिमेकरण करने से हमारे पास हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हर का परिमेकरण कर देंगे। 1 प्लस साइन ए है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे 1 माइनस साइन ए से। ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो यहाँ से 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर ऐसे कैसे, अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर है। तो यहाँ दोनों के पास स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस साइन ए अपॉन में कोस ए। यहाँ से भाग लगाएंगे अगर दोनों का, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन कोस ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। कोस का भाग लगा देंगे अलग अलग, तो क्या आ जाएगा सेक ए माइनस टेन ए। इसी प्रकार से अब RHS, या तो इसको यहीं सॉल्व कर लो भाई, LHS यहाँ तक सॉल्व कर लिया, या इसका परिमेकरण कर दो तो RHS आ जाएगा। या फिर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो RHS को उठा लो, RHS ले लो और RHS का क्या कर दो, हर का परिमेकरण कर दो। हर में क्या है इसके सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो परिमेकरण करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो ऊपर क्या आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक ए अपॉन में सेक ए प्लस टेन ए और सेक ए माइनस टेन ए, ये दोनों हैं। तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सेक स्क्वायर माइनस टेन, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, और इसका मान कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता। तो 1 का भाग सेक ए माइनस टेन ए में देंगे तो कितना आ जाएगा सेक ए माइनस टेन ए आएगा। तो LHS बराबर RHS आ गया कि नहीं आ गया, आ गया होगा ये क्वेश्चन भी समझ में। इसके बाद में देखिए इसका ही सेकंड क्वेश्चन है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर में 7 टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसमें भी हम LHS ले लेंगे। LHS लेके सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे और कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे। फिर यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को मैं साथ में ले लूँगा, और इस कोस ये है ना कोसेक स्क्वायर थीटा, इसकी जगह में क्या लिख दूंगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और ये 2 साइन थीटा ऐसे कैसे, और कोसेक थीटा की जगह में क्या लिख दूंगा इंटू में 1 अपॉन साइन थीटा प्लस ये कोस स्क्वायर थीटा इधर चला ही गया। इसके बाद में सेक है तो सेक थीटा को मैं क्या लिख दूंगा, इस सेक थीटा को लिख दूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये 2 कोस थीटा ऐसे कैसे ही, और इस सेक थीटा को मैं लिख दूंगा 1 अपॉन कोस थीटा। कोस से कोस कैंसिल हो गया, यही साइन से साइन कैंसिल हो गया। अब इसके बाद में देखिए अगले स्टेप में क्या आएगा, अगले स्टेप में हमारे पास आ जाएगा ये कितना हो गया 1 हो गया क्या, देखिए ये 1 हो गया क्या, ये 1 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। ये 1 ऐसे कैसे, ये वाला कोट स्क्वायर ऐसे कैसे ही, ये कैंसिल हो के 2, ये सारे ये आ गए। तो यहाँ से कितना आ गया, इनको ऐड करेंगे तो 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा बराबर में RHS आ गया होगा समझ में। देखिए इसके अथवा वाला क्वेश्चन देखिए, अथवा में क्या दिया हुआ है, कोस थीटा की घात 4 प्लस साइन थीटा की घात 4 बराबर में 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। तो हम क्या कर देंगे LHS ले लेंगे, साइन थीटा कोस थीटा की घात 4 प्लस साइन थीटा की घात 4 ये उठा लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे हम 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ देंगे और 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा घटा देंगे। फिर ये हमने जो जोड़ा है ये क्या बन जाएगा, एक सूत्र बन जाएगा, यहाँ तक ये सूत्र बन जाएगा कोस थीटा की घात 4 प्लस साइन थीटा की घात 4 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये किसका सूत्र बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये सूत्र बन गया। और ये ऐसे कैसे माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे ही, और ये कोस स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, और ये माइनस का 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे ही। तो ये सॉल्व हो गया 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा सिद्ध हो गया। यहाँ तक आ गया होगा समझ में। इसके बाद में एक क्वेश्चन और था इसके अथवा में, देखिए इसका सेकंड ये रहा, ठीक है। सेकंड भाग ये है टेन ए माइनस का कोट ए माइनस का टेन ए बराबर में 2
कोस स्क्वायर ए -1 अपॉन में साइन ए कोस ए। तो यहाँ से भी हम LHS ले लेंगे, LHS लेके इसको क्या कर देंगे हमने साइन कोस में तोड़ दिया। कोट को हम क्या लिख सकते हैं, कोस ए अपॉन में साइन ए माइनस का साइन ए अपॉन में कोस ए। यहाँ से LCM ले लेंगे और ऊपर देखो हमें RHS में चाहिए क्या, कोस आ रहा है, तो इस साइन की जगह हम क्या लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 और प्लस का कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर कितना हो गया 2 कोस स्क्वायर ए -1 अपॉन में साइन ए कोस ए। यही तो RHS में आ रहा है, हो गया सिद्ध। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया हुआ है, एक्स अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2,3 और -3,4 से समदूरस्थ या समान दूरी पर स्थित है। तो एक्स अक्ष पे उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, एक्स अक्ष पे वाई का कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो माना एक्स अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक क्या है, x,0 है। माना एक्स अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे x,0, क्योंकि उसमें y का कोऑर्डिनेट तो एक्स अक्ष पे y 0 होता है, इसलिए x,0 मान लिया हमने। और ये दूरी बराबर होगी कि नहीं होगी, तो यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा PA बराबर में PB। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे हम, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये इसको सॉल्व कर लेंगे हम। सॉल्व करने पे हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, इसको सॉल्व करते ही -2x बराबर में 12 आ गया, तो x बराबर में कितना आ गया -6। अतः वह बिंदु क्या हो जाएगा, x का मान -6 आ गया ना, तो यहाँ -6 रख देंगे, या -6 रख देंगे, तो अतः वह बिंदु क्या आ गया -6,0 होगा। अतः x अक्ष पर वह बिंदु -6,0 होगा। इसके बाद में इसी का ही दूसरा क्वेश्चन है 28वें का ही दूसरा, माना 28वें का दूसरा क्वेश्चन क्या है, बिंदुओं 11,8 और 1,3 को मिलाने वाला रेखाखंड, बिंदुओं 11,8 और 1,3 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु 7,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ये बिंदु 7,6 है ना, ये बिंदु 7,6, ये वाला बिंदु इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, ये हमें ज्ञात करना है। तो मान लेंगे, क्या करेंगे इसमें, माना बिंदु 7,6, माना बिंदु 7,6 इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, M1 अनुपात M2 में विभाजित कर रहा है। तो ये जो अंतःविभाजन कर रहा है, तो अंतःविभाजन सूत्र से हम क्या लिखते हैं, अंतःविभाजन सूत्र से x बराबर में क्या होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटे में M1 प्लस M2। ये सूत्र लगा दिया मैंने, मान रख दिया M1 x2 प्लस ये सॉल्व कर लिया, यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6M1 बराबर में 4M2 आ गया। तो M1 बटे में M2 कितना आ गया 4/6, 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2/3। अतः M1 बटे में M2 बराबर में कितना आ गया 2/3। अतः बिंदु 7,6 बिंदु 11,8 और 1,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। आ गया होगा ये क्वेश्चन भी समझ में। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 भी सिंपल दिया हुआ है, प्रमेय दी हुई है। अभी हमने पीछे इस एक क्वेश्चन में इसका यूज भी किया है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा या जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। ये सिद्ध करना है, मैं देखो ये वाला सिद्ध करना है, ये प्रमेय है, ये सिद्ध करना है। देखो ये सिद्ध करना है, प्रमेय एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या है। सिद्ध कीजिए कि एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। वही प्रमेय, वृत्त के केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का क्या होता है दुगना होता है। तो हम मान लेंगे हमारे पास कोई चाप है AB, ये AB चाप ले लिया। अब इस AB चाप द्वारा केंद्र पे कौन सा कोण बन रहा है AOB, और परिधि पे कौन सा कोण बन रहा है ACB। तो हमें सिद्ध क्या करना है, कोण AOB बराबर में 2 कोण ACB, ठीक है, ये सिद्ध करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, हम C को किससे मिला देंगे, C को O से मिलाते हुए आगे तक बढ़ा देते हैं P तक। ये रचना का ध्यान रखना है, इसमें छोटी सी रचना है, बाकी सिंपल क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है। अब मैं बात करूँ त्रिभुज AOC, इस त्रिभुज की बात करूँ AOC की, तो ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा कि नहीं होगा। देखिए भाई OC क्या है त्रिज्या, और OAB क्या है त्रिज्या, OA और OC त्रिज्या है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा कि नहीं होगा। समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा ये AOC, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो AO बराबर में CO वृत्त की त्रिज्या है कि नहीं है। तो हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ध्यान रखना। तो AO और CO भुजा बराबर है, तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। ये AO और CO भुजा है, तो ये कोण और ये कोण भी क्या होगा बराबर होगा। तो ये कोण ACO बराबर में क्या आ जाएगा CAO बराबर में, समीकरण नंबर 1 दे देंगे इसको, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हो गए। अब देखिए ये मैं बात करूँ कोण AOP की, कोण AOP की मैं बात करूँ इसकी, तो ये क्या है, इस त्रिभुज के लिए बहिष्कोण हो गया कि नहीं हो गया, AOC के लिए
AOC के लिए बहिष्कोण हो गया क्या ये बहिष्कोण हो गया। तो हम जानते हैं किसी त्रिभुज में बहिष्कोण का मान उसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो इस बहिष्कोण का मान इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, नहीं होगा इस बहिष्कोण का मान। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोण AOP, कोण AOP बराबर में क्या आ जाएगा, कोण AOP बराबर में ACO प्लस CAO। अब मैं बात करूँ समीकरण 1 से मैं मान रख दूंगा, मैं इसकी जगह ACO को तो ऐसे कैसे रखूँगा, CAO की जगह क्या रख दूंगा, समीकरण 1 से CAO की जगह मैं ACO रख दूंगा। ACO कितना, ACO हो जाएगा 2, ACO हो जाएगा क्या, यहाँ तक आ गया समझ में। इसी प्रकार इधर वाले त्रिभुज में BOC भी क्या होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और इसी प्रकार से BOP भी क्या हो जाएगा, बहिष्कोण हो जाएगा। तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ, कोण BOP बराबर में कितना हो जाएगा, दो कोण BCO। समीकरण 2 और 3 को मैं जोड़ दूंगा, इसको सॉल्व कर लेंगे और ये सिद्ध हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये भी आ गया होगा समझ में। इसके बाद में देखिए 29वें का अथवा में क्या दिया हुआ है। अथवा में हमें दिया हुआ था, अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाले बहिष्कोण अपने अंतराभिमुख कोण के बराबर हो। हमें दिया हुआ है एक चतुर्भुज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक चतुर्भुज दिया हुआ है। तो उसकी एक भुजा को आगे बढ़ाना है अपने को, बढ़ाने पर बहिष्कोण बनेगा, वो बहिष्कोण उसके अंतराभिमुख कोण के बराबर दे रखा है। तो सिद्ध करना है हमें कि वो चक्रीय चतुर्भुज होगा। हमें क्या दिया हुआ है, कोई चतुर्भुज दे रखा है, हमें क्या दिया हुआ है, कोई चतुर्भुज दे रखा है, उस चतुर्भुज का बहिष्कोण उसके अंतराभिमुख कोण के बराबर दे रखा है, बहिष्कोण अंतराभिमुख कोण के बराबर दे रखा है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि वह चतुर्भुज एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो देखिए यहाँ मैंने एक चतुर्भुज मान लिया ABCD और इसकी एक भुजा को आगे बढ़ा दिया मैंने भुजा AB को क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया। तो ये बहिष्कोण बन गया कि नहीं बन गया। अब ये बहिष्कोण हमें इस अंतराभिमुख के बराबर दे रखा है, अंतराभिमुख कोण के बराबर, ये दोनों कोण बराबर दे रखे हैं हमें। ठीक है, तो दिया हुआ क्या है हमें, कोण ADC किसके बराबर दे रखा है, कोण CBE के। ठीक है ना, बहिष्कोण और इसके सामने वाला कोण बराबर दे रखा है, ये कह रखा है वो। ठीक है, अब हमें इस चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है चक्रीय चतुर्भुज। तो हमें दिया हुआ है उसको ही ले लेंगे हम, कोण ADC बराबर में कोण CBE। यहाँ तक आ गया होगा समझ में। दोनों पक्षों में हम कोण ABC जोड़ देंगे, ये कोण ABC दोनों पक्षों में जोड़ देंगे, सॉरी ये नहीं, ये कोण ABC क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। इस समीकरण के दोनों पक्षों में कोण ABC जोड़ दिया मैंने। तो कोण ADC प्लस कोण ABC बराबर में, यहाँ से देखिए कोण CB बराबर में क्या आएगा, CBE प्लस ABC। तो कोण देखिए, मैं बात करूँ इस कोण की, ये कौन सा हो गया CBE और ये कौन सा हो गया ABC। तो इन दोनों का योग कितना होगा, 180 होगा कि नहीं होगा। तो इन दोनों कोणों का योग 180 हो जाएगा क्या, CBE और ABC का, क्योंकि रैखिक कोण युग्म है ये। तो इधर वाले पक्ष का योग कितना हो गया 180, और इधर क्या आ रहा है, ये सम्मुख कोण हो गया क्या ADC ये वाला और ABC ये वाला। तो इन दोनों कोणों का योग 180 आ गया। अर्थात किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो इस ABCD के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री आ गया, अतः ये क्या एक चक्रीय चतुर्भुज होगा, आ गया होगा समझ में। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में हमें क्या करना है, एक बारंबारता बंटन सारणी दे रखी है, हमें उसका क्या ज्ञात करना है, माध्य और बहुलक ज्ञात करना है। तो देखिए माध्य के लिए हमें क्या क्या चाहिए, FI और FI। तो हमें वर्ग अंतराल दे रखा है, तो वर्ग अंतराल से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, XI ज्ञात कर लिया हमने, 5, 15, 25, 35, 45। ठीक है, FI मतलब FI और XI को गुणा कर लिया, यहाँ ये देखिए गुणा करके ये ज्ञात कर ली टेबल। इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 930, और सिग्मा FI कितना आ जाएगा 40। तो माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य x बार बराबर में सिग्मा FI XI बटे में सिग्मा FI। तो सिग्मा FI XI का मान कितना है 930 बटे में कितना आ जाएगा 40 से यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 23.25। ठीक है, ये आ गया माध्य। इसके बाद में हम बहुलक की बात करें तो बहुलक में सबसे पहले हम बहुलक वर्ग चुनते हैं। बहुलक वर्ग कैसे चुनते हैं, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वो बहुलक वर्ग। तो ये हमारा बहुलक वर्ग हो गया। तो ये F1 हो गई बारंबारता, ये F0 हो गई और ये F2 हो गई। और यहाँ से हम सारे मान लिख लेंगे। L कितना है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ये 20, H वर्ग अंतराल कितना है 10, F1 कितना है 13, F0 कितना है 10 और F2 कितना है 7। बहुलक का सूत्र क्या होता है, L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, ये सूत्र होता है, याद होगा आपको। सारे मान रखेंगे, मान रख के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 23 पॉइंट, क्या आ जाएगा यहाँ से 23.33 आ जाएगा इसका आंसर।
अतः दिए गए बारंबारता बंटन का माध्य 23.25 है और बहुलक 23.33 है। यहाँ तक आ गया होगा समझ में। आई होप कि आपका पेपर मैंने जो सॉल्यूशन करवाया है उसके अकॉर्डिंग ही होगा। आशा करता हूँ कि आपका रिज़ल्ट अच्छा रहे और जो मैंने पेपर समझाया वो समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पास ही बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और बच्चों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू।